हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अक्षय स्टडी सेंटर। दोस्तों, मैं आपके लिए विज्ञान कक्षा 10 के लिए चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट चैप्टर को शुरू करते हैं। नंबर 1 हेडिंग है प्रकाश। प्रकाश होता क्या है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। नंबर 2 है प्रकाश के गुण क्या हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जो होता है वो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी पारदर्शी माध्यम से हम आर पार देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कांच है, कांच एक माध्यम है, अगर उसके आर पार देख सकते हैं हम। अब आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है वापस लौटना। परावर्तन का मतलब होता है वापस लौटना, कि जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो पड़ने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैंने बताया था कि प्रकाश के परावर्तन का मतलब होता है वापस लौटना। क्या अगर हमारे पास प्रकाश की किरण आएगी, किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ेगी, तो वो पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चिकने पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण तथा वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे इस फिगर में आप देखिए, ये प्रकाश की किरण जब आई है और कांच पर पड़ी है तो पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट गई है, जिसे बोलते हैं परावर्तित किरण। जब प्रकाश की किरण आपतित हुई है, मतलब आई है उस पर, तो उसे बोलेंगे आपतित किरण, और वापस लौटी है तो उसे बोलेंगे परावर्तित किरण। और हम एक डाल देते हैं उस पर अभिलंब। अभिलंब का मतलब होता है जैसा आया था वैसे ही चला गया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जिसे बोलते हैं आई, इसे बोलते हैं आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच आर, जिसे बोलते हैं परावर्तन कोण बनते हैं। अब आता है परावर्तन के नियम क्या हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नंबर 1 है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आप देखेंगे इस फिगर में कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। नंबर 1 हेडिंग हो गया। और नंबर 2 है आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर। आर दोनों बराबर होते हैं, तो कोण आई बराबर कोण आर। अब आता है दर्पण। दर्पण से मतलब होता है, जैसे हमारे पास शीशा मान लीजिए कि किसी चिकने तल पर कलई करके चमकदार बना दिया जाए तो वह परावर्तक तल दर्पण कहलाता है। कि किसी चिकने तल पर कलई करके चमकदार बना दिया जाए तो वह परावर्तक तल दर्पण कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कांच है, अगर कांच चमकदार होता है, अगर उसके एक तरफ कलई कर दी जाए तो वह दर्पण बन जाता है। अब आता है दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। नंबर 1 है समतल दर्पण, जिसे बोलते हैं प्लेन मिरर। एक और पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट को समतल दर्पण कहते हैं। एक और पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट को समतल दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपना चेहरा शीशे में देखते हैं तो वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है, क्योंकि उस पर एक तरफ पॉलिश की हुई होती है। अब आता है गोलीय दर्पण कि वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। कि वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब आता है गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण, जिसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। जैसा देखिए इस फिगर में, ये है अवतल दर्पण। इसमें क्या है कि जो परावर्तक पृष्ठ है ना, वो अंदर की ओर है, इसलिए इसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब आता है उत्तल दर्पण।
कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उसे उत्तल दर्पण या कॉनकेव मिरर कहते हैं, कॉनवेक्स मिरर्स। जैसे देखिए इस फिगर में कि परावर्तक पृष्ठ कौन किधर है, बाहर की तरफ है, तो इसलिए इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब आता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? जब हम किसी दर्पण या शीशा के सामने खड़े होते हैं तो हमें एक आकृति प्राप्त होती है जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। अगर मान लीजिए हम शीशा के सामने खड़े हैं और हम शीशे की तरफ देख रहे हैं तो हमें हमारी जैसी एक आकृति प्राप्त होती है जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आभासी प्रतिबिंब, कि जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी का मतलब होता है मतलब प्रतीत होना, मतलब वास्तव में नहीं होगी, प्रतीत होगी। नंबर 2 है वास्तविक प्रतिबिंब, कि जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कि जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब आता है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। देखिए ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या क्या होता है? एक ध्रुव होता है, मुख्य फोकस होता है और केंद्र भी होता है। बात करते हैं नंबर 1 ध्रुव, जिसे बोलते हैं पोल। कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण है, इसका जो मध्य बिंदु होगा अवतल दर्पण का उसे ही हम क्या बोलेंगे? ध्रुव। उसके केंद्र को ही ध्रुव बोलेंगे। कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब आता है वक्रता केंद्र। अब आता है वक्रता केंद्र, जिसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र के गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का मतलब जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण का गोला किधर को पूरा हो रहा है? इधर हो रहा है, जो मैंने डॉट डॉट से दर्शाया है। मतलब एक वृत्त बनने आया कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होते हैं उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। अब आता है वक्रता त्रिज्या, जिसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण ही ले लीजिए कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब आता है मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे देखिए इस फिगर में, जैसे देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए इसमें वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है ये रेखा, तो उसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब आता है मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर परावर्तन से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं कुछ किरणें, ऊपर भी जा रही हैं और नीचे भी जा रही हैं, तो ये परावर्तन के पश्चात वापस लौटेंगी। तो वापस लौटती हैं तो वो केवल फोकस से होकर गुजरती हैं। जितनी बार किरणें होती हैं वो परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस से होकर गुजरती हैं। तो ये दिखाया गया है फोकस पर जा रही हैं ये सभी किरणें, तो हम इसे ही बोलते हैं फोकस, मुख्य फोकस। अब आता है फोकस दूरी, जिसे बोलते हैं फोकल लेंथ। कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे F से प्रदर्शित करते हैं।
इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं फोकस दूरी को, और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखो इसमें मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब आता है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसके लिए फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। F बराबर R/2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है दर्पण के लिए UVF में संबंध। इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। F जो होता है यहाँ पर फोकस दूरी है, B जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी है, और U जो होता है वो होती है वस्तु की दूरी। अब आता है रेखीय आवर्धन, जिसे बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन को बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन क्या होता है कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को m से दर्शाते हैं कि m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई v बटे वस्तु की लंबाई u के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने नोट में दर्शाए हैं। धनात्मक रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब के सीधे आभासी होने का तथा ऋणात्मक आवर्धन प्रतिबिंब के वास्तविक तथा उल्टे होने का सूचक है। मान लीजिए धनात्मक रेखीय आवर्धन आया है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा और आभासी बनेगा, और अगर मान लीजिए रेखीय आवर्धन का मान ऋणात्मक आया है तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। एक नोट ये है कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। जितनी बार दूरियां होंगी वो हमेशा ध्रुव से नापी जाती हैं। अब उत्तल दर्पण के लिए U, B और F में सदैव प्लस चिन्ह लेते हैं। उत्तल दर्पण के लिए नहीं, B और F में सदैव प्लस चिन्ह लिया जाएगा तथा U हमेशा माइनस लिया जाता है। और अवतल दर्पण के लिए U, B और F सभी को माइनस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ मान दिए गए हैं अवतल दर्पण के लिए कि दूरी, तो हमेशा वो U हो चाहे B हो चाहे F हो, वो हमेशा नेगेटिव ही लिए जाएंगे। अवतल दर्पण के कुछ उपयोग हैं, जैसे टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। टॉर्च जो होती है सर्चलाइट, उसमें हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और चेहरे का जो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और जो दांत के डॉक्टर होते हैं उन्हें दांतों को के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब आता है उत्तल दर्पण के उपयोग। वाहनों के साइड में ड्राइवर के पास में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो छोटा दिखाने का काम करते हैं। उत्तल दर्पण जो होते हैं वो छोटा दिखाने का काम करते हैं, और अवतल जो होते हैं वो प्रकाश को फैलाने का काम करते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल अक्षय स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।